मैंने दायित्व में रहकर अध्यक्ष रहकर हमने खुद किया हुआ है। अच्छा। जब तक कोई नहीं पहुंचा तो भाई खुद लगाइए, दरी वरी कुर्सी वुर्सी बिछाइए। तब चमोली में कार्यकर्ता भी नहीं हुआ करते थे, बड़ा कठिन दौर था। मुश्किल से पूरे जनपद के अंदर रुद्रप्रयाग चमोली जो हमारा उस समय एक था, उसको मिलाकर के कुल हम 20-21 लोग ही एकत्रित हुआ करते थे। उस दौरान बहुत सारे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी वास्तव में नहीं मिलते थे। उस समय जो यात्राएं कार्यकर्ता करते थे वो चने खा के करते थे। जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री के अलावा कार्यकारिणी में कोई सदस्य भी नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष जी का मुझे फ़ोन आया कि माननीय मोदी जी पहली कार्य समिति जो है बद्रीनाथ में चाहते हैं। तो पहले तो मैंने इनकार किया, मैंने कहा संभव नहीं है। आजकल एक कहावत लोग कह देते हैं ना कई बार कि अब कई गुलदस्ता गैंग भी तैयार हो गए, तो वो गुलदस्तों में अपना शिष्टाचार निभाते रहते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि कई लोगों की जो है ऐसे में जो राजनीतिक हत्याएं हो जा रही, आने वाले समय के लिए तो कहीं घातक साबित नहीं होगा। जब तक किसी व्यक्ति पर कोई गंभीर आरोप न हो तब तक किसी व्यक्ति को उसके दायित्व से या उसको एक किनारे करके ये कोई अच्छा काम नहीं है। डिजिटल डायरी का एक नए संस्करण में आपका स्वागत है। राजनीतिक किस्से कहानियों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चमोली जनपद में किस तरीके से जनसंघ से लेकर के अब तक का दौर आगे बढ़ा, किस तरीके से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम उस दौर में हुआ करते थे और किस तरीके से तब से लेकर अब तक राजनीति में तमाम बदलाव हमें देखने को मिले हैं। जनसंघ के दौर से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले मौजूदा समय में उन्हें अगर मैं चमोली जनपद में बीजेपी का भीष्म पितामह कहूँ तो इसमें कोई शक नहीं होगा। ऋतु दमन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे तमाम राजनीतिक किस्से कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लंबा राजनीतिक जीवन आपका हो चुका है, शुरुआत कैसे हुई राजनीति की? शुरुआत तो मेरी जनसंघ के टाइम से ही हो गई थी। मैं विद्यार्थी जीवन में था तो उस समय हम जनसंघ के जो नेता आते थे भाषण देने के लिए जगह जगह पर, तो उनके वक्तव्यों से, उनके भाषण से प्रभावित होकर के, और वाजपेयी जी जो है देश के तब भी जो है एक सर्वमान्य नेता थे। भले ही लोग जनसंघ को वोट नहीं देते थे लेकिन वाजपेयी जी देश में सर्वमान्य थे। तो ऐसे लोगों के विचारधारा से प्रभावित होकर के जनसंघ के कार्यकर्ता विद्यार्थी जीवन से बन गए थे। 84 में फिर मैं जनसंघ का सदस्य बन गया और उससे पूर्व मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा। वहाँ से LLB की डिग्री लेकर के 84 में जब मैं चमोली में आया तो मैंने शुरू से ही फिर वो अपना जो कार्य था उसको छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया था। तब चमोली में कार्यकर्ता भी नहीं हुआ करते थे, बड़ा कठिन दौर था। मुश्किल से पूरे जनपद के अंदर रुद्रप्रयाग चमोली जो हमारा उस समय एक था, उसको मिलाकर के कुल हम 20-21 लोग ही एकत्रित हुआ करते थे। दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई हमारा विधायक भी बनेगा हमारी पार्टी का। उस समय ऐसा की बात थी कि उस समय RSS वगैरह की शाखाएं वगैरह होती थी इस इलाके में। उस समय शिशु मंदिरों के माध्यम से जो भी विद्यालय थे उन्हीं के माध्यम से थोड़ा बहुत शाखाएं थी। बहुत ज़्यादा दूर दूर तक प्रचार प्रसार तो नहीं था संघ का, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जब अपने शिशु मंदिर भी खुलते गए जगह जगह तो उसी आधार पर फिर शाखाएं भी बढ़ती गई और बाद में संघ का भी काफ़ी विस्तार अब गांव-गांव तक है। जैसे जन्म आपका उस वक्त जो है पीपल कोटी का है, तो पूरे भौगोलिक परिदृश्य में इसमें क्या कुछ चेंज आया? मेरा जन्म 1958 में हुआ, पीपल कोटी में ही हुआ। तो उस समय पीपल कोटी तक ही मोटर मार्ग था और अधिकांश यात्री भी पैदल ही आया करते थे और चट्टियाँ हुआ करती थी, वो पीपल के पेड़ हुआ करते थे पैदल रास्तों में। उनके नीचे ही लोग रह करके अपना छोटे मोटे बर्तन अपने साथ लेकर के उसी से अपना भोजन बनाते थे। अधिकांश लोग पैदल चलते थे और पैदल इसलिए भी चलते थे कि यात्रा भी कोई आम आदमी नहीं करता था। उस समय जब लोग वानप्रस्थ की श्रेणी में आते थे तो तभी यात्रा का मन बनाते थे और ये सोच के आते थे कि अब यात्रा कर रहे हैं तो ये अंतिम ही यात्रा है, वापस आएँ चाहे ना आएँ। तो आज उसको थोड़ा पर्यटन से भी जोड़ दिया गया है, तो छोटे बच्चे भी और सब नए शादीशुदा वाले भी सब कह रहे चलो सारी यात्रा चलते हैं। तो अब थोड़ा उसका स्वरूप बदल गया। पूरी की पूरी भौगोलिक परिस्थिति ही इस तरीके की हमारे प्रदेश में कुछ समय पहले तक थी, अभी भी है। तो उस समय भी बहुत राजनीतिक यात्राएं हुआ करती होंगी इस इलाके में, तो ऐसी कुछ यात्राएं जो आपको याद हों?
जनसंघ के टाइम में तो खैर बहुत यात्राएं नहीं थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी बन गई तो 1990 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन जब चला तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका आह्वान किया विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक। तो उस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विश्व हिंदू परिषद का सहयोग किया और सारे देश के अंदर जो है कार्यकर्ताओं को लगाया गया यात्राओं के माध्यम से। जहाँ जहाँ मोटर मार्ग थे वहीं तक यात्रा सीमित रही उस दौरान, क्योंकि पैदल मार्ग बहुत लंबे पड़ रहे थे, लेकिन बहुत लाखों लोग देश के उसमें शामिल हुए। तो मैं भी चमोली जनपद से उस आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा और 1 माह फिर उस आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण फिर जेल भी रहा। पार्टी संगठन में क्या कुछ दायित्व था उस वक्त आपके पास? 1990 में प्रताप सिंह पुष्पाण हमारे एक नेता थे, अब वो दिवंगत हो गए। उन्होंने 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी सारे दलों की एक मिला करके, तो उनको जनता पार्टी का टिकट दिया था बद्री केदार से और वो विजयी हुए थे उस समय 15,000 वोट से। तो 89 में दोबारा हमने उनको भाजपा के टिकट पर लड़ाया। तो वो जिलाध्यक्ष थे भाजपा के और मैं उनके साथ महामंत्री हुआ करता था। और सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत नहीं था। जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री के अलावा कार्यकारिणी में कोई सदस्य भी नहीं था। केवल दो ही लोग पार्टी में उस समय दिखाई देते थे, बाकी कोई कार्यकारिणी का कोई खास ऐसा कोई गठन भी नहीं था। उस समय ये भी सुनने में आता है कि पार्टी को जो है टिकट देने के लिए आदमी भी नहीं सब सीटों पे हो पाते थे। तो उस टाइम पे जैसे संगठन का की जिम्मेदारी आप पे थी, महामंत्री बीजेपी में जो एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने उस वक्त कैसे मैनेज करी? उस दौरान बहुत सारे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी वास्तव में नहीं मिलते थे। 89 का जब चुनाव हुआ था तो वो जनता दल के साथ क्या कहते हैं उसको, अलायंस, जनता दल के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड में केवल भारतीय जनता पार्टी केवल एक अलायंस में एक ही सीट दी गई थी, देहरादून शहर की, जिस पर हरवंश कपूर चुनाव लड़े। और बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के लोगों ने दोस्ताना मुकाबला किया। उसी में हमने फिर बद्री केदार से प्रताप सिंह पुष्पाण जी को लड़ाया, लेकिन प्रताप सिंह पुष्पाण जी को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर केवल 5,200 ही वोट पड़ सके। मात्र एक सीट जो हमको अलायंस में मिली थी देहरादून की, केवल वही सीट हम जीते हरवंश कपूर साहब की। उस टाइम जो है चमोली की सीट कितनी बड़ी होती थी लगभग? पूरे 2 जिले थे। चमोली के 2 ब्लॉक तो पौड़ी उसमें कर्णप्रयाग विधानसभा के साथ वहाँ चले गए थे। पौड़ी, पावो, थलीसेण वगैरह सब मिला करके कर्णप्रयाग और गैरसैंण ब्लॉक उस विधानसभा में चले गए। और बाकी जो रुद्रप्रयाग का जो केदारनाथ का पूरा क्षेत्र है और आधा रुद्रप्रयाग का, वो बद्री केदार कहलाता था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो उस टाइम इलेक्शन जीता कौन था 91 में? उस समय कांग्रेस के 91 में तो भाजपा के केदार सिंह फोने जीते। तब 91 में दोबारा जब चुनाव हुआ ना 89 के बाद, जब राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर फिर लोकसभा से मेजर जनरल रिटायर्ड होकर आए थे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी। तो वो भी पार्टी संगठन में उस वक्त तक नहीं थे? उस वक्त तक नहीं थे। वो दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं ने फिर खोजबीन की प्रत्याशियों के लिए अच्छे उम्मीदवार चाहिए, तो मतलब बद्री केदार से केदार सिंह फोनिया विधायक के लिए उम्मीदवार बनाए गए। तो 91 का वो दौर था जब जीत मिलनी शुरू हुई। तो उस वक्त भी जो है हमारे पास जो है पार्टी में प्रत्याशी नहीं थे, उस वक्त भी ढूंढ के लाने पड़े? नहीं, उस समय ढूंढने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का ये मानना था कि हम कोई गलती न करें, ऐसे अवसर पे मजबूत प्रत्याशी ढूंढे जाए। तो उस नाते लोकसभा के लिए मेजर जनरल खंडूड़ी जी को लाया गया और बद्री केदार विधानसभा के लिए केदार सिंह फोनिया, वो भी भारत सरकार के किसी बड़े पद से रिटायर्ड हुए थे, उनको लाया गया और बड़े अच्छे मार्जिन से उस समय चुनाव जीते। केदार सिंह फोनिया जी के साथ भी जो है इस क्षेत्र में आपका बहुत लंबा साथ रहा। तो किस तरीके के कुछ संस्मरण हैं जो उनके साथ से आपके जुड़े हुए हैं? बहुत सी यादें होंगी। केदार सिंह फोनिया जब 91 में जब विधायक बने तो कल्याण सिंह जी की सरकार में मंत्री बने। पहले जो 10 मंत्री बनाए गए थे उनमें केदार सिंह फोनिया का भी नाम था। और उस समय के अखबारों में जब कुछ लेख आते थे तो कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल के योग्यतम मंत्रियों में उनका नाम
लिखा जाता था। अच्छा। आज जो जोशीमठ में जो ओली जो विश्व मानचित्र पर पर्यटन के लिए विख्यात है, वो केदार सिंह फोनिया को ही उसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा उन्होंने पराग यूनिवर्सिटी चेकोस्लोवाकिया से किया था इसमें पर्यटन में, और दुनिया के कई देशों में उन्होंने भारत सरकार का सरकारी सेवा में रहते हुए प्रतिनिधित्व किया था। तो उन्हें जानकारी इस चीज़ की थी, तो उसका लाभ आज पर्यटन में समूचे उत्तराखंड को मिल रहा है। ये 80 से लेकर के जो है अभी तक का जो है बहुत लंबा समय राजनीति में इस जनपद में आपका रहा। संगठन ने भी बहुत सारे दायित्व दिए, तो इस बीच जो है संगठन को उस स्थिति से यहाँ तक लाने में बहुत से अनुभव इन तमाम चीज़ों के भी होंगे। तो ये सिलसिला किस तरीके से आगे बढ़ा और घटनाक्रम किस तरीके से था? देखिए, मैं तो अपनी बात करूँगा तो जो जिम्मेदारी पार्टी देती है, तो कई बार क्या होता है कि अपने काम छोड़ करके जो है संगठन के काम में लगना पड़ता है। वो दौर थोड़ा कठिन जरूर था, धन का भी अभाव था और यातायात का भी अभाव था, लेकिन गांव-गांव पैदल चलना पड़ता था। मैंने 28, 30 किलोमीटर की यात्राएं इस चमोली में गांव-गांव की हुई है, और कई वर्षों तक मेरे पास बहुत दायित्व रहे। मैं जिला महामंत्री रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा, पौड़ी विभाग का विभाग संयोजक भी रहा, और विगत जो सरकार थी हमारी उसमें त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसमें मैं राज्य मंत्री का दर्जा भी मुझे दिया गया। तो ऐसा थोड़ा संघर्ष रहा जीवन में काफ़ी। उस समय के सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। जो यात्राएं होती थी वो उनमें किस तरीके की चुनौतियां होती थी? एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा का पूरा पैदल नापना होता था, तो लोगों का किस तरीके से उन तमाम चीज़ों को लेकर रिस्पांस होता था? क्योंकि धरातल पे पार्टी इस स्थिति में भी नहीं थी। जैसे घर गांव वगैरह में भी अगर जाना होता था तो रहना खाना होटल वगैरह भी इस तरीके से तो थे नहीं। तो ये कुछ यात्राएं जो उस वक्त हुई हों, उस समय जो यात्राएं कार्यकर्ता करते थे, वो चने खा के करते थे। अच्छा। चने जेब में हैं और अपने चले हुए हैं। लेकिन एक बात ये महत्वपूर्ण है, उस समय समाज जो है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते थे, और यदा कदा लोग अपने घर में ठहराने के लिए, भोजन के लिए बहुत आग्रह करते थे कि यहाँ आइए। भले ही वो किसी दूसरे दल से संबंधित हों, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते थे। ये सोचते थे कि ये लोग निस्वार्थ काम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो सम्मान था उस समय। आज उसमें काफ़ी कमी है। तो आपके यहाँ जो है अगर एक जगह से दूसरी जगह वो एक यात्रा के जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे कि वाण से होते हुए जो है पूरे बागेश्वर तक की उस दौर में 7-7, 8-8 दिन की पैदल यात्राएं करनी पड़ती थी, तो ऐसी नौबत क्यों आनी पड़ती थी? और जब होता था तो इसका पॉलिटिकली किस तरीके से एडवांटेज मिलता था? ये 2003 की बात है, जब 2002 में पहला चुनाव उत्तराखंड विधानसभा का हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदेश बनाया है, तो संभवतः जनता जो है हमें बहुमत देगी। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बहुमत में नहीं आ पाई और सरकार कांग्रेस की बन गई, और नेता प्रतिपक्ष बने आज जो महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, वो उस समय नेता प्रतिपक्ष बने। तो उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता था कपकोट, देवाल ब्लॉक से लगा हुआ बहुत दुर्गम क्षेत्र। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ तुमको भी चलना है। तो देवाल से जब हम चले तो कपकोट क्षेत्र में जब निकले तो पूरा क्षेत्र पैदल था। हमको 7 दिन लगे पैदल चलने में पूरे विधानसभा में, और अंत में हम फिर लोहार खेत निकले। तो वो बड़ी वैसी यादगार यात्राएं हैं। तो ऐसी और बहुत सारी यात्राएं हैं, लेकिन बाकी कुछ रोड के थ्रू से है, सड़क मार्गों से है, लेकिन ये यात्रा अपने आप में बड़ी अद्भुत रही। राम जन्मभूमि की आपने भी कुछ देर पहले बात करी, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को जो है हाउस अरेस्ट भी किया गया, कई पॉलिटिकल नेताओं को जो है उन्हें नज़रबंद भी रखा गया। राम जन्मभूमि के समय में किस तरीके का माहौल इस प्रदेश में था? किस तरीके से आप लोगों ने तमाम चीज़ें उस वक्त मैनेज करी थी? उस समय राष्ट्रीय नेताओं ने और देश के साधु संतों ने जो राम मंदिर के प्रति जो समाज को जागरूक किया, तो चारों तरफ एक राममय वातावरण बन गया था। गांव-गांव तक, गांव-गांव का हर आदमी जो है वो राममय हो गया था, पूरा देश।
तो उस दौरान हम लोग भी बहुत सक्रिय थे और जगह जगह जनसभाएं होती थी। राम मंदिर अयोध्या चलो का नारा दिया जाता था। तो सरकार मुलायम सिंह जी थी उत्तर प्रदेश में, तो पुलिस को आदेश था कि भाई जो लोग इस माहौल को गरमा रहे हैं इनको एक एक करके जो है अंदर कर दिया जाए। तो मुझे भी कर्णप्रयाग से अरेस्ट किया था। हम 3-4 लोग थे। तो 1 माह उस आंदोलन में मैं भी कांसखेत जेल में रहा। अच्छा, तो कर्णप्रयाग से कांसखेत पौड़ी उतनी दूर जा कर के ले गए थे? पौड़ी, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो रही थी इसलिए जेलों में इतनी जगह तो थी नहीं। अच्छा, तो स्कूलों को जो है जेल बना दिया गया था। अच्छा, इसलिए जो गढ़वाल का क्षेत्र हमारा था उसके सब लोग कांसखेत में डाल दिए गए थे, जिसमें उस समय के भी सारे प्रमुख नेता देवेंद्र शास्त्री जी हो गए या हरक सिंह जी तब हमारे साथ थे और हरवंश कपूर साहब थे। इस प्रकार के बहुत कई नेता, लाखीराम जोशी, सब लोग थे वहाँ। इस ज़िले में जो है उस वक्त सीटें भी इस तरीके से वो पार्टी का वो भी नहीं था, तो ये जैसे विकास संबंधित काम हुआ करते थे, इन्हें कराने में क्योंकि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, वो आपको एज ए पॉलिटिकली फेस भी आपको देख रहे हैं, तो इन विकास के काम कराने में किस तरीके के चैलेंजेस आते थे? उस दौर में विकास के लिए लोगों की 2-3 मांगें ही हुआ करती थी, खास तौर पर सड़क और स्कूल। वो दौर जब उत्तर प्रदेश के दौर में था, तो क्योंकि सड़क जो आप देख रहे हैं, जिनको आज आप ऑल वेदर वगैरह कहते हैं, या ये नदी घाटियों से जो निकल रही हैं, इनके अलावा जो लिंक मार्ग गाँव को जोड़ने वाले थे ये नहीं थे। तो जनता की मांग उस समय 2-3 ही हुआ करती थी। पहले सड़क, उसके बाद स्कूल, फिर बिजली और फिर हॉस्पिटल। ये 3-4 मांगें ही लोगों की उस समय हुआ करती थी, ज़्यादा लोगों की अपेक्षा नहीं थी। और उत्तर प्रदेश के टाइम पर बड़ा क्षेत्र था और वित्तीय संसाधन भी सरकारों के पास संभवतः इतने नहीं थे इतने कामों को पूरा करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 किलोमीटर की सड़क मिला करती थी स्वीकृति, जिनको फिर पूरा करने में बहुत समय लग जाता था। जब खंडूड़ी जी केंद्र में जो है उन पे भूतल परिवहन, राजमार्ग, जल शक्ति, ये तमाम उस वक्त जो मंत्रालय रहे, तो इस आपके इस चमोली जनपद में हाईवेज को छोड़ करके और किस तरीके से उस वक्त फ़ायदा पहुंचा? देखो, तब वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने बड़ी सोच के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उसका लाभ बहुत बड़ा इस क्षेत्र को मिला। वो शुरू में क्या था कि 1000 आबादी के गाँवों को इसमें लिया जाएगा पहले, उसके बाद जैसे जैसे इनका निर्माण होता जाएगा फिर कम आबादी वाले गाँव भी उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा कम से कम उत्तराखंड के क्षेत्र को मिला। जो लोग 35-35 किलोमीटर पैदल चलते थे अपने गांव, आज उन गाँव में सब सड़कें का जाल बिछा हुआ है। ये राज्य गठन के बाद जो है, अभी जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बद्रीनाथ आए थे, तो उस वक्त ये कहा गया कि इस प्रदेश बनने के बाद जो पहली कार्यकारिणी हुई वो बद्रीनाथ में हुई। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है दूसरी तरफ से ये भी क्रॉस उस टाइम पे काउंटर हुआ कि तमाम चीज़ें सब मिथक हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप खुद उस बैठक के साक्षी हैं, आपके नेतृत्व में जो है उस वक्त वो वहाँ तमाम जो जिम्मेदारियाँ आपको सौंपी गई, ऐसा आपने उस वक्त जो है वो बैठक कराने के लिए बद्रीनाथ को ही क्यों चुना? मैं जिला अध्यक्ष था और कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी था। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पूर्ण शर्मा जी थे और आदरणीय मोदी जी राष्ट्रीय महासचिव थे और इस प्रदेश के प्रभारी भी थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं, वो उस समय मुख्यमंत्री भी नहीं थे। प्रदेश अध्यक्ष जी का मुझे फ़ोन आया कि माननीय मोदी जी पहली कार्य समिति जो है बद्रीनाथ में चाहते हैं। तो पहले तो मैंने इनकार किया, मैंने कहा संभव नहीं है और देश का एक कोने पर है, वहाँ इतने संसाधन नहीं हैं, वहाँ बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, वहाँ हमको पंडाल वगैरह ये लगाने में बड़ी असुविधा होगी, हर चीज़ हमको वहाँ बाहर से ले जानी पड़ेगी। तो पहले तो मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने कहा ये थोड़ा कठिन काम है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी सूरत में वहीं होना चाहिए, तो व्यवस्था फिर मैं उसके लिए तैयार हो गया और 2001 14-15 मई को वो बैठक बद्रीनाथ में हुई, 2 दिवसीय। करीब 115 लोग तो कार्य समिति के सदस्य थे और बाकी उनके परिवारों के लोग भी। स्वाभाविक है, जब बद्रीनाथ में बैठक हो रही है तो आते ही हैं।
ये सब व्यवस्थाएं उस समय करनी पड़ी। तो रहने खाने को लेकर के वो जैसे उस टाइम तो उतना ज़्यादा वहाँ पे वो भी नहीं रहा होगा, सड़कें भी उस टाइम गेट सिस्टम होता था, तो ये तमाम चीज़ें कैसे मैनेज करी? सहयोग किया पब्लिक ने, लोगों ने सहयोग किया। जो होटल वाले लोग थे उन्होंने हमको कमरे फ्री में दिए अच्छा। रहने के लिए, और कुछ आपस में कार्यकर्ताओं ने भी एक अपना योगदान दिया। उसी से हमने वो सारी व्यवस्थाएं जुटाई। जो बड़े चेहरे उस बैठक में मौजूदा प्रधानमंत्री को छोड़ के और कौन कौन शामिल हुआ था उस बैठक में? उसमें उस समय हमारे राज्यसभा सांसद थे, आगरा के संघ प्रिय गौतम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भी आए थे, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी वो भी उपस्थित थे, और अभी हमारे पृथ्वी सिंह दीक्षित जी अब तो नहीं रहे, वो उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री भी रहे रुड़की से, वो भी उस बैठक में थे। वो संभवतः उस समय प्रदेश के उपाध्यक्ष थे यहाँ प्रदेश के, और गुजरात से भी कुछ मोदी जी के साथ कुछ प्रतिनिधि थे। मनोहर लाल खट्टर जी महामंत्री थे वहाँ के हरियाणा के, वो भी पधारे थे उस बैठक के बीच। तब हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी संगठन मंत्री हुआ करते थे उत्तराखंड के, और ज्योति गैरोला जी महामंत्री। तो उस वक्त जो है उसके बाद 2002 में जो वहाँ बैठक भी हुई, उस वक्त चुनाव भले इस प्रदेश में पार्टी को पहले उस जो हमारी निर्वाचित विधानसभा बनी थी, लेकिन चमोली ज़िले का रिजल्ट अच्छा था। हाँ, चमोली ज़िले का रिजल्ट अच्छा था। उस समय पहली विधानसभा में 5 विधानसभाएं उस एक विधानसभा की बनी। हमसे उसी दौर में रुद्रप्रयाग भी अलग हुआ था। अच्छा। तो केदारनाथ जो हमारा पहले बद्री केदार का हिस्सा था, केदारनाथ विधानसभा, तो ये 5 विधानसभा मिला करके हमको 4 में जीत मिली। अच्छा। और एक विधानसभा हम मात्र 600 कुछ वोट से हार गए थे। तो इस नाते हम उत्तराखंड में उस समय प्रथम स्थान पर रहे। हमने 75% हमारा रिजल्ट रहा, और अन्य बाकी उत्तराखंड में जो है पार्टी को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। ये जब पहले कई जिलों में तो कोई जीता भी नहीं। 6 सीटों में से 9 सीट, पौड़ी में 9 में से 1 सीट हम जीत पाए। ऐसा रिजल्ट उस समय आया। लेकिन आपने यहाँ अच्छा रिजल्ट? हाँ, मैंने मेहनत की थी, और चुनाव भी मैंने इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि मुझे चुनाव लड़ाना था। मुझे कहा भी गया था कि आप चुनाव लड़िए 1 सीट पर, लेकिन मैंने उस समय उसको स्वीकार नहीं किया। ये तमाम चीज़ें, जैसे आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, आप नहीं लड़े, इस तरीके के त्याग समर्पण की भावनाएं अब क्यों नहीं देखने को मिल रही पार्टी के अंदर? अब ये जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, सोच भी बदल रही है, और पार्टी के नेतृत्व भी समझता होगा कि अधिक लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये तो अब पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या करती है, और सभी कार्यकर्ता विचारधारा के आधार पर जुड़ते हैं। पहले जैसे जो है जो चुनावी खर्च है, ये तमाम चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब वो आप जिस दौर में 20-20, 22-22 दिन लगातार पैदल ही चुनाव प्रचार करना पड़ता था, प्रत्याशी भी उस तरीके से जो है वो ढूंढ के लाने पड़ते थे, उस समय जो है कुल खर्चा, ये तमाम चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो है इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं? अब उस समय एक तो धनाभाव भी था, कार्यकर्ताओं के पास भी धन नहीं होता था, और जनता के पास भी धन नहीं था। तो बहुत कम पैसे में 2002 तक के चुनाव की मैं अगर मैं बात करता हूँ, तो 3-3, 4-4 लाख रुपए में चुनाव निपट जाता था। अब आज की परिस्थितियों में तो बहुत कहना ही मुश्किल है क्या क्या चल रहा है। तो अब ये है कि संसाधन भी हैं, पैसा भी बहुत हो गया लोगों के पास। अब ये कहना तो गलत है कि गरीबी है, ये कहीं गरीबी नहीं है, तो ठीक ठाक है सब लोग। नेताओं की बात में भी दम था, और किसी मांग के लिए अगर कार्यकर्ताओं ने अगर कह दिया तो बड़े अधिकारी सुनते थे उस समय? अधिकारी सुनते थे, नेता सुनते थे, गंभीरता से लेते थे, और बड़े बड़े काम खुद मैंने भी किए हैं। मेरे यहाँ से यहीं पर से जो रोड जो मेरे गांव को नारायणगढ़ जाती है, मैंने जनरल खंडूड़ी जी को एक टेलीफोन किया था उस समय, और ये 35 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री योजना में स्वीकृत हुई थी एक साथ। वो अलग बात है कि उसके लिए हमें कोई जुलूस और प्रदर्शन नहीं करना पड़ा। तो ऐसे काम उस समय हो जाया करते थे। पहले मतलब इस तरीके से कार्यकर्ताओं की भी जो ऊपर संगठन में सरकार में सुन ली जाती थी, तो अब
इस तरीके की कंडीशन आपको लगता है कि है अब कहीं ऐसी बची हो कि अगर आज की डेट में 5 किलोमीटर के पैच के लिए भी हमने सुना है बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं? इस समय थोड़ा कठिनाई है। उसके कारण ये भी है कि अब अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा हो गई है और अपेक्षा रखने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिए जो है हर काम होना बहुत संभव नहीं है और सब काम होते भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ शिकायतें लोग करते हैं कि कई जगह पर यह है कि जो आसानी से हो भी सकता है जो काम, उसमें भी दिक्कतें आ रही है। थोड़ा सा इस ओर ध्यान देना चाहिए, सरकारों को भी देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी देना चाहिए जो निर्वाचित हुए हैं। उत्तराखंड में जो है 2000 के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में अगर बात करें तो 2002 में भले पहले निर्वाचन में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन साथ में जो है फिर दोबारा पार्टी ने रिपीट किया था। वो जो उसके बाद से एक पॉलिटिकली जो द्वंद्व देखने को मिल रहा है, ये तमाम घटनाक्रम आपने काफ़ी नज़दीक से उस वक्त देखे। वो इसको अगर जो है इसका आपको अगर विश्लेषण करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे? अब ये समय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है। अगर साथ के हिसाब से देखें तो जैसे खंडूड़ी कोश्यारी प्रकरण रहा हो, उसके बाद वो पूरा का पूरा घटनाक्रम, फिर एक और मुख्यमंत्री भी उस वक्त बदलना पड़ा। अब ये तो नेतृत्व का विषय है। कहीं पर लगता होगा कि बदलने से पार्टी को फायदा होगा या जो विकास के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, इसलिए ऐसे निर्णय लिए जाते होंगे। वो जैसे साथ में अगर संगठन के लिहाज से बात की जाए तो कोश्यारी जी उस वक्त बहुत सीनियर थे, क्योंकि इस प्रदेश में अगर मूल कैडर बेस पे अगर बात की जाए तो सबसे सीनियर वही हैं। तो वो लगता है आपको कि उस वक्त उपेक्षा हुई थी? उपेक्षा तो नहीं कह सकते हैं। अब राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो इस प्रदेश के हित के लिए और पार्टी के हित के लिए जो ठीक समझा होगा, सोच गलत भी हो सकती है, लेकिन ये समझा होगा कि इसका लाभ मिलेगा, तो इसलिए किया होगा ऐसा। ये तो नेतृत्व का विषय है, खैर हमारा विषय भी नहीं है। अब फिर उसके बाद अगर अगले चुनाव की बात करें, जो खंडूड़ी या जरूरी के उस पर लड़ा गया, उसमें मात्र जो है एक सीट से पार्टी उसमें भी जो है सत्ता में दोबारा काबिज नहीं हो पाई। उस वक्त का सिनेरियो क्या था इस पार्टी में? उस समय जो जिन सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए वो उसी का नुकसान पार्टी को हुआ। यदि वो नहीं बदले जाते तो सरकार में हम होते, रिपीट होती, और जनरल साहब भी किसी और सीट को पकड़ते तो वो सीट हम जीत जाते। तो जैसे अगर मैं उस वक्त की कर्णप्रयाग सीट की अगर मैं बात करूं, उस सीट में भी हार का यही कारण आप समझते हैं? वो निर्दलीय लड़ गए थे, जिनके टिकट काटे गए वो निर्दलीय लड़ गए। उसमें से अधिकांश लोग निर्दलीय लड़े और चुनाव का हार का सामना करना पड़ा था। कुछ वोट पार्टी का जो कैडर वोट था वो सिटिंग विधायक भी ले गए। तो उस समय वो परिस्थिति टिकट काटने की नहीं थी। जो टिकट काटने के पीछे मेन कारण उस वक्त जो है, आप तो जैसे तमाम चीज़ें अंदर जो है पॉलिटिकल जो गलियारे उनमें हुई होगी, तो मेन वजह क्या थी उस वक्त इन तमाम ऐसे टिकट काटने के पीछे? अब ये लगा होगा, पार्टी को लगा होगा, नेतृत्व का लगा होगा कि ये संभवतः नहीं जीत सकते हैं, या कुछ इस प्रकार का फीडबैक कहीं से आया हो, इसलिए बदला होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर बदले नहीं जाते तो सरकार हमारी होती, हम 36 से ऊपर सीटें जीत जाते। अच्छा, तो ये अगर जैसे आपने भले पहले जो निर्वाचित विधानसभा हमारी बनी उसमें भले आपने टिकट को लेकर के संगठन में दायित्व को ही ज़्यादा तरजीह दी, लेकिन उसके बाद कभी ऐसी क्या परिस्थितियाँ आपको लगती हैं कि जो उसके बाद मैंने 2007 में टिकट के लिए प्रयास किया। हाँ। लेकिन तब ये कहा गया कि भाई सिटिंग विधायक हैं तो नहीं दे सकते आपको। अच्छा। फिर उसके बाद मैं जब प्रयास करता रहा तब तक अन्य लोग फिर हमसे आगे बढ़ गए टिकट के मामले में। तो उस नाते फिर इस बार भी मैंने बद्रीनाथ से अपेक्षा की थी कि मुझे दिया जाए। इसमें राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर जो है वो सुन लिया गया होता तो परिणाम दूसरा होता बद्रीनाथ में। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अब ये चुनाव लड़ने से पहले तो हर कोई कहता है कि मैं जीत जाऊँगा, लेकिन जीतते तो नहीं है ना। कहता तो हर कोई, जो लड़े वो भी नहीं जीते। तो ये तो हर कोई कहता है कि मैं तो जीत जाऊंगा साहब, जब टिकट मांगने लोग जाते हैं। लेकिन जहाँ आपको जिम्मेदारी दी गई वहाँ आपने नहीं, मैं अपने काम में मैं जीवन में सफल रहा हूँ। पार्टी के जिस काम ने मुझे दिया गया मैं मैंने बड़ी 100% सफलता प्राप्त की है।
ये शुरू से लेकर के अभी तक जो है बहुत ज़्यादा रिफॉर्म पार्टी के अंदर हुए हैं। राम जन्म, वो जैसे आपने शुरुआत में बताया कि प्रत्याशी ढूंढ के नहीं मिलते थे, आपको अलायंस के साथ चुनाव लड़ना पड़ा। फिर राम जन्मभूमि के उसमें जो है जो बड़े बड़े फेस थे उन्हें चुन करके लाया गया। फिर उसके बाद जो है 2003 के आसपास जब 70 सीटों पे लड़ना था आपको, तो उस वक्त भी इस तरीके की ऐसी दिक्कतें आई थी उस वक्त कि इस सीट से किसको टिकट देना है, इस सीट से किसको देना है, या आसान हो गया था उस वक्त तक? उस समय ये अपेक्षा थी कि राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो संभवतः ये मन में सभी के भाव था कि जिसको भी दे दिया जाएगा वो जीत जाएगा। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस था। और ये भी कहा जा रहा था कि ये तो विधानसभा में जाने के पास हैं केवल। अच्छा, 2003 में जिसको दो में जिसको दे दिया जाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो क्या कहते हैं उसको, अति आत्मविश्वास, वो कार्यकर्ता भी लापरवाह हो गया कि पब्लिक जो है वोट हम ही को देगी, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाए इस आत्मविश्वास के कारण, इसलिए हार गए। पार्टी में किस तरीके के रिफॉर्म जो इन 4-5 दशकों में आपने अपने ऐसे नज़दीक से देखे हों, तो हर एक दशक के हिसाब से अगर बात करूं तो? अब एक विषय आता है नवाचार। नवाचार का मतलब होता है कि किसी भी काम को नए तरीके से करना। करते तो पहले भी जैसे थे, जैसे हम पहले खेती करते थे, अब कहते हैं कि इसमें कुछ काम करने के तरीके बदलने चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी में भी है, यहाँ भी है भाई कि अब नए ढंग से कुछ करो। अब एक ही तरह से मत चलिए, कुछ न कुछ बदलाव, प्रत्याशी में बदलाव, संगठन के लोगों में बदलाव, चेहरों में बदलाव और रणनीति में बदलाव। तो परिवर्तन किया जाए कुछ न कुछ, ये है उसका। ऐसे कुछ वो इसी का ये नतीजा है कि मतलब यही है जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें बीजेपी कामयाब रही, इसलिए आज की डेट में इस स्थिति में। हाँ, ये है कि ये तो सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, और यहाँ बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति को तो रखा नहीं जाता है, बदलते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि सामूहिक पार्टी है, अवसर भी मिलना ही चाहिए दूसरे को भी। तो कुछ समय किसी दायित्व पर उपयोग करने के बाद दल जो है फिर सोचता है कि भाई किसी अन्य को भी अवसर दें। तो एक छत्र कोई आदमी जो है कई वर्षों तक कहीं बैठा रहे किसी दायित्व पे, तो ये भाजपा में कम से कम नहीं है। इस तरीके से जैसे इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं अभी पिछले अपने ही 10 साल के उसमें देखूं, तो ऐसे में मैं ये मान रहा हूं कि कई लोगों की जो है ऐसे में जो राजनीतिक हत्याएं हो जा रही हैं कि इस तरीके से लगातार चेंजेस करने में, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड उसमें, तो ये आने वाले समय के लिए तो कहीं घातक साबित नहीं होगा ये वाली चीज़ें? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब तक किसी व्यक्ति पर कोई गंभीर आरोप न हो, तब तक किसी व्यक्ति को उसके दायित्व से या उसको एक किनारे करके ये कोई अच्छा काम नहीं है। हाँ, यदि कोई विचारधारा के अनुरूप नहीं काम कर रहा है या कुछ ऐसे गंभीर आरोप आ गए हैं सामने, तो फिर ऐसे लोगों को तो खैर रखना भी नहीं चाहिए अपने साथ, अन्यथा उनका उपयोग निरंतर किया जाना चाहिए। और नहीं किया जाएगा तो हानि तो होती है। भाई आप किसी अच्छे व्यक्ति को अगर जानबूझ के अगर माना किनारा कर रहे हैं और जिसकी फॉलोइंग जो है पब्लिक में, समाज में बहुत अच्छी है, तो उसके नुकसान तो होता ही है। और ये जैसे एक शिष्टाचार, ये तमाम चीज़ें पहले हुआ करती थी, अब जैसे ये अब जो एक नई पार्टी बन करके जो सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का भी बहुत ज़्यादा घोलमेल हो चुका है, तो ये शिष्टाचार, आत्मीयता, ये तमाम चीज़ें अभी डीएनए में हैं या कहीं थोड़ा बहुत कम होती जा रही हैं? नहीं, शिष्टाचार तो है, ऐसा नहीं है, शिष्टाचार तो यथावत है, वो तो रहेगा भी। लेकिन अब थोड़ा आजकल एक कहावत लोग कह देते हैं ना कई बार कि अब कई गुलदस्ता गैंग भी तैयार हो गए। अच्छा। तो वो गुलदस्तों में अपना शिष्टाचार निभाते रहते हैं। जो धन भी बहुत है, तो वो उसी कारण से जो है कोई भी नेता आए तो उन्होंने अपना गुलदस्ता लेके तैयार बैठे हुए हैं। तो लोग सोचते हैं शायद यही सब कुछ है, यही प्रमुख कार्यकर्ता है, और इन्हीं की जो है बहुत अच्छी समाज में जो है छवि है। तो ये देखा जाना चाहिए थोड़ा। तो ये मतलब ऊपर के जो टॉप लेवल है वो भी इस चीज़ से भ्रमित हो रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, अब इस बीच हमारे प्रदेश नेतृत्व ने ये भी कह दिया है कि ये गुलदस्तेबाजी बंद करो, अब ये ठीक नहीं है। अभी
कोई बैठक हुई थी हमारे प्रदेश कार्य समिति ऋषिकेश में, उसमें माननीय संगठन मंत्री जी ने भी इशारा किया है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। इससे मूल जो कार्यकर्ता है वो डगमगा रहा है, क्योंकि उसके पास 24 घंटे जो है गुलदस्ता देने के लिए है नहीं, अब इतना समय भी नहीं है और इतना धन भी नहीं है। और वो जिनके पास है वो लगातार वहीं पर घिर रहे हैं, शहर में ही बैठे हुए हैं। कोई भी लीडरशिप में नेता कोई आए तो वो लेके पहुंच जाते हैं, तो वो अपनी पहचान बनाने में इस तरह से कामयाब हो जाते हैं। तो वो प्रदेश संगठन ने ये तय कर दिया है कि अब अधिकतम अगर कोई लाता भी है तो एक फूल हाथ में लेकर के एक कली वो दे सकता है, लेकिन ये गुलदस्ते वाला अब थोड़ा बंद कर रही पार्टी इसको, तो ठीक भी नहीं है, अच्छा यही है। तो ये एक जो है ये अब ये बात भले सुनने में वैसी लग रही हो, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज जो कन्वे इस चीज़ से हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी संगठन ये तमाम चीज़ें कितनी बारीकी से ध्यान देती है इन तमाम चीज़ों में, ये भी इस चीज़ से क्लियर हो रही है। तो यही कारण मानते हैं कि आप जो ये कांग्रेसी डीएनए अगर आ भी रहा है तो वो उस तरीके से जो है सफल नहीं हो पा रहा है, और पार्टी अपने जो मूल जो पुराना डीएनए है उसमें भी कायम है। पुराने लोग तो कायम हैं ही, जो आज भी विचारधारा से जुड़ते हैं वो भी कायम है। और जो आप कह रहे हैं कि दूसरे दलों से आकर के लोग आ जाते हैं, वो हमारे अनुरूप रहें या न रहें, नहीं रहेंगे तो चले जाएंगे वापस, जा ही रहे हैं। कई बार आप देख रहे होंगे, आपके सामने तस्वीर है, आते हैं जाते हैं। लेकिन पार्टी में शामिल इसलिए किया जाता है कि भाई हमारे विचारधारा के साथ समावेश हो जाएगा इनका, जिनका नहीं होता वो फिर निकल ही जाते हैं। ऐसे तो पूरे देश में चल ही रहा है, सब जगह, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, लेकिन जो पार्टी के आधार स्तंभ लोग हैं वो अपनी जगह खड़े हैं। ये सोशल मीडिया ये तमाम चीज़ें भी जो हैं इस बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली भी जो है अब मायने रखने लगी हैं। जैसे पहले भले जो है आपको कई लंबे पैदल सफ़र करने पड़े हों, तो जो पुराना कार्यकर्ता है उसने इन तमाम चीज़ों को कैसे अडॉप्ट किया है, उसके लिए कैसे चैलेंजेस आप लोगों के सामने थे उस वक्त? उस समय तो ये कम्युनिकेशन नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं, हम तो पोस्ट कार्ड लिखते थे। किसी बैठक में अगर बुलाना हो तो हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले पोस्ट कार्ड डालना था, तब जा करके बैठकें हुआ करती थी। अपन बैठकों में अपने अपने खर्चे से लोग आते थे, अपना ही भोजन अपना करते थे। कहते दरी खुद बिछानी पड़ती थी, खुद ही बिछानी थी, भोजन भी अपना खुद ही करना था, चाहे आप होटल में करना चाहें, चाहे आप कुछ करें घर से लेकर आए। तो उस समय तो कार्यकर्ता भोजन तक भी, चाय तक की भी व्यवस्था नहीं होती थी, बैठकों में भी अपने ही आप करते थे और दूर दराज गाँवों तक अपने पैदल पहुंच जाते थे। तो जैसे कई मंत्री कहते हैं कि मैं जो आज की डेट में है मंत्री, कि मैं अगर किसी बैठक में जाता था तो पहले झाड़ू भी मुझे खुद लगाना पड़ता था, दरी भी फिर मैं ही बिछाता था, फिर जो अध्यक्षता भी मुझे ही करनी पड़ती थी। तो सच में ऐसी कंडीशन थी? बिल्कुल 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 सही बात है, ऐसी हुआ करता था। हमने खुद बिछाई है, हमने दायित्व में रह के अध्यक्ष रहकर हमने खुद किया हुआ है। जब तक कोई नहीं पहुंचा तो भाई खुद लगाइए, दरी वरी कुर्सी वुर्सी बिछाइए, ये करते थे सब लोग। अब जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन इसलिए हुए हैं कि संसाधन हो गए हैं। अब तो दरी बिछाने की नौबत भी नहीं है, अब तो ये पैसा दे रहे हैं कि भाई आओ भाई फला को दे दो, वेडिंग पॉइंट वाले को, किसी टेंट हाउस वाले को कि ले भाई ये पैसा है फटाफट लगा दे भाई। तो अब तो ऐसी नौबत है ही नहीं कि दरी बिछानी पड़ जाए। तो समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है। एक मैसेज जो आने वाले जो युवा हैं जो अब दायित्व में आ रहे हैं, उन्हें आप कन्वे करना चाहें, क्योंकि इतना बड़ा राजनीतिक सफ़र जो तय करके आए हैं वो व्यक्ति भी अब पार्टी में है नहीं जो इस तरीके से अपने मैसेज कन्वे करने की स्थिति में हो। ऐसा दिखता है कि ऐसा महसूस होता है कि अब लोग, आने वाले लोग कुछ निजी लालच लेकर के आते हैं पार्टी में कि मेरे कुछ काम हो जाएंगे, मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मेरा ये रुका हुआ काम हो जाएगा, मुझे लाभ हो जाएंगे, मैं आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो जाऊंगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसे लोगों की भी संख्या काफ़ी बढ़ने लग गई है। विचारधारा से उनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, जो मैंने महसूस अपने जीवन में किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने की ज़रूरत है। इन पर नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए और वाच भी करना चाहिए कि हमारा कौन कार्यकर्ता किस विचारधारा में है, क्या काम करता है, कैसे करता है, उसके काम क्या है। उसको दायित्व देने से पहले, किसी भी संगठन का हो चाहे कोई और दायित्व हो, उससे पहले देखना चाहिए कि इस व्यक्ति की दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं। जानकारी लेने के लिए आज के ज़माने में तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि पैसा हावी हुआ है राजनीति में? हाँ, धन हावी तो हुआ है, उसमें उसको न करने में, इसको स्वीकार करने में मुझे
कोई संकोच नहीं है। तो ये तो जग जाहिर है, देखा जा रहा है। अब मैं झूठ बोल दूं कि नहीं इसका कुछ नहीं है साहब, इसका कोई असर नहीं है उसका प्रभाव बहुत है, ज़्यादा ही है, उसका प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। तो फिर ये तमाम चीज़ें दायित्व से लेकर के जिम्मेदारी में भी ये तमाम चीज़ें अब देखी जा रही है कि धनबल ठीक है, ये अपने साथ जो है खर्चे, इस तमाम चीज़ें भी कई जगहों पर देखा जा रहा है, कई जगहों पर देखा जा रहा है। भले आप जो हैं खुले तौर पर पे वो उसे डिटेल में वो ना करूँ वो लेकिन ज़ाहिर तौर पर ये तमाम चीज़ें भी पार्टी के भीतर भी हावी हो रही हैं, लेकिन जो मूल डीएनए है उन तमाम चीज़ों को बचाने को लेकर के भी संगठन में कई तरीके के काम किए जा रहे हैं, वो जिसमें गुलदस्ते समेत तमाम जो ये चेंजेस पार्टी लगातार अपने बीच में कर रही है, और जो लोग नए शामिल हो रहे हैं वो भी किस तरीके से संगठनात्मक रूप में उससे ढल सकें, किस तरीके से पार्टी की विचारधारा को समझ सकें, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी पार्टी में लगातार काम हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का जो मूल है वो हम इस चीज़ से निकाल सकते हैं। आगे भी इस तरीके की राजनीतिक चर्चाएं जारी रहेंगी। मिलते हैं।